हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगे एकेडमी। आई एम तगेदुल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये जो लेक्चर होगा ये केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है एंड किसी आटम मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्यों बॉन्ड फॉर्म होता है, कितने टाइप्स का बॉन्ड होता है। तो ये सारी चीज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर केमिकल स्पीशीज के बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल स्पीशीज क्या होता है, आटम्स हो गया या फिर मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर आयंस हो गया, ये सब को क्या बोलेंगे, केमिकल स्पीशीज। तो बॉन्ड किसको बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड बोलेंगे। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी मॉलिक्यूल के बीच या किसी केमिकल स्पीशीज के बीच हो तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction present between any chemical species, केमिकल स्पेसीज क्या होता है, केमिकल स्पेसीज मतलब या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन, ये सब को क्या बोलेंगे, केमिकल स्पेसीज। ओके, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड समझ गए, बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पेसीज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ओके, तो सिंपली आप समझते हैं हम लोग दो एटम को लेके। ओके, आप ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो है ये किसी के बीच में भी हो सकता है, ये एटम एटम के बीच में हो सकता है या फिर एटम मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच हो सकता है या आयंस आयंस के बीच हो सकता है या फिर एटम्स आयंस के बीच हो सकता है। किसी के बीच में भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल बॉन्ड। ओके, तो हम लोग एक दो एटम का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, तो एटम का न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, एक एटम यहां ले लिए तो ये क्या है, एटम है। ठीक है, ये भी क्या है, एटम है। ओके, नाउ यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम के या न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ओके, नाउ यहां पे देखिए आप, ये क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन इसी को बोलेंगे या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे देखिए आप, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो अब अगर हम बोले कि कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म होने का कंडीशन क्या होगा। तो अगर मान लीजिए एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, अगर मान लीजिए ये एटम को बहुत दूर दूर रख देंगे तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही अट्रैक्शन होगा। नाउ बॉन्ड फॉर्म होने के लिए अगर कंडीशन क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए अट्रैक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों बगल में आएगा। ठीक है, अगर रिपल्सन होगा तो दोनों दूर दूर हो जाएगा। तो आप बताइए कि बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए या रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए।
अगर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड ये एटम क्या होगा, दूर दूर चले जाएगा, तो फिर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये एटम दोनों अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बगल में आएगा तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन क्या होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तभी जाके बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। आप समझ गए क्यों नहीं होगा? अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो दोनों एटम दूर जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, तो कंडीशन हो गया बॉन्ड फॉर्म का कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ओके, नाउ अब दूसरा चीज समझिए कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म कब होगा? जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब दोनों एटम मतलब बगल में आएगा। जब बगल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे पास आ रहा है, तो ये भी सिस्टम वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। दोनों जब वर्क करे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। और थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े हैं, जब सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब सिस्टम पर वर्क होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वर्क कर रहा है, ये दोनों आपस में, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों वर्क कर रहा है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे है और कोई यहाँ पे है, दोनों क्या है? चल के आ रहा है। जब आदमी चलेगा या फिर दौड़ के बगल में आ रहा है, जब आदमी चलेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड फॉर्म होने का बॉन्ड फॉर्म किस प्रोसेस में आएगा? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि ये दोनों बगल में आता है। ठीक है, ओके, समझ गए? तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंड जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि दो एटम को हम अभी लिए थे, जैसे ऐसे बता रहे थे, एटम यहाँ पे, एटम यहाँ पे है, तो आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जहां पे एनर्जी रिलीज होता है उसको, उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। तो सपोज मान लीजिए कि अब ये दो एटम मिलके बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद अब मान लीजिए कि हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो सिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, समझ गए? अब समझते हैं कि एटम कंबाइन क्यों होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन इसका दो कॉन्सेप्ट से इसको समझाया गया है। सबसे पहले क्लासिकल कंसेप्ट, दूसरा किससे समझाया गया? मॉडर्न कंसेप्ट से। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट। सो यहाँ पे देखिए, ये क्लासिकल कंसेप्ट मतलब जो पहले समझाया गया था पहले जमाने में, उसको क्लासिकल कंसेप्ट, और मॉडर्न कंसेप्ट मतलब उसके बाद जो मॉडिफाइड करके समझाया गया उसको मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल कंसेप्ट में ऑक्टेट रूल आता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि एटम कंबाइन क्यों होता है? तो ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि कोई भी एटम कंबाइन इसलिए होता है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी एटम जो ये बॉन्ड बनाता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाता है। जैसे समझिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं CO2। ठीक है, CO2 का एग्जांपल लिए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे फिर 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन को देखिए तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? यहाँ पे 2 2 4 6 8, इसका भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाता है? तो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाता है। ओके, ये हो गया क्लासिकल कंसेप्ट।
अब मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी एटम इसीलिए बॉन्ड बनाता है ताकि वो जब एटम बॉन्ड बना रहा था, अभी जब दिखाया यहाँ पे आपको कि जब बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे एक एटम था, यहाँ पे एक एटम था, ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास आ रहा था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से क्या है कि एटम जो है वो बॉन्ड बना के अपना एनर्जी को रिलीज कर देता है और स्टेबल हो जाता है। तो अपना एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है, ये मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, चीज लिख लीजिएगा। क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू अचीव स्टेबल ऑर्डर ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अगर एग्जांपल लेके समझाएं तो देखिए नियोन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p6। ओके, सो यहाँ पे देखिए ऑक्टेट, यहाँ पे देखिए ऑटरमोस्ट सेल क्या है, इसका 2 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यही हो गया जिस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल देन वी कॉल एज द ऑक्टेट, ठीक है। तो ये जो ऑक्टेट रूल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट का क्या बोले थे, अचीव मिनिमम। देखिए जो भी अभी एनर्जी का जो बात कर रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है। ओके, तो इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट। ओके, सो डुप्लेट मतलब जैसे मान लीजिए कि H2 लिखा हुआ तो H और H, तो यहाँ पे क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट। ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, हाइड्रोजन हीलियम डुप्लेट करता है, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। बेसिकली ये ग्राफ जो है वो NCERT में दिया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन एटम को लिया है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एटम थोड़ा सा दूर दूर है, तो दूर दूर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर बॉन्ड बनने की बात हो रहा है तो बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या होगा, अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन। सो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन रिपल्सन है, तभी जाके बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो फिर बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ दूरी आने के बाद यहाँ पे देखिए आप कि ये दोनों अपने मतलब एक दूसरे के पास आ गया है। तो पास आया है तो क्या हम क्या बोले थे, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी यहाँ पे था, ठीक है, जब यहाँ पे आया, पास में आया, तो एनर्जी रिलीज होके ये देखिए यहाँ पे है, तो एनर्जी कम हो गया। ये जो ग्राफ है ये किसका है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का इधर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ पे देखिए इतना है एंड पोटेंशियल एनर्जी इसका इतना है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए इसके केस में कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा तो बॉन्ड का फॉर्म होगा धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फिर आते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए ये भी अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों बोलेगा बस और नहीं, ठीक है। तो वही जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे जाके बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे जाके फाइनली बॉन्ड फॉर्म होता है, और जहां पे बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। बॉन्ड फॉर्म इसलिए होता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करे। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट पे जाके बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम
बिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद बोलेंगे कि यहाँ पे ये ग्राफ, इसका एनर्जी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब फिर अचानक से एनर्जी बढ़ क्यों गया, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ, लेकिन इधर बढ़ क्यों गया। देखिए जैसे अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, आपस में अट्रैक्ट करते करते आया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि दोनों को, और हम दबा रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर दबा रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं एनर्जी। एनर्जी अगर दे रहे हैं तो ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए स्प्रिंग टाइप का कुछ है, उसको मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद हम क्या करें, आपस में दबोच दिए, पूरा दबाए तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ऐसा। तो रिपेल करेगा, जब हम दबा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी जब दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है इधर रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है, अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन। यहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम मतलब एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो खुद ब खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जहां तक अट्रैक्ट हो सकता है कोई भी चीज, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट करते करते यहाँ तक आके बॉन्ड बना लिए। अब क्या करेंगे, इसको पूरा और दबा देंगे हम, और जैसे दबाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दबा के हम एनर्जी दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं। जब इसमें एनर्जी दे रहे हैं तो ये एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, और एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ है। तो यहां से यहां तक अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहां पे अट्रैक्शन कम था, यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो उस पॉइंट पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ इस पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का पूरा ग्राफ देखिए, यहीं पे मिनिमम है और यहीं पे बॉन्ड बना, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और मॉडर्न कंसेप्ट का कंसेप्ट यही है कि बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करे, इसलिए बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में दे देता है और ग्राफ और पूछता है कि बॉन्ड एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 435.8। तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो होगा वही बॉन्ड एनर्जी होगा। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वी कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी, ओके। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस के, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि अगर हम पूछे कि CC बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए D1 है, एंड ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये मान लीजिए D2 है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे मान लीजिए D3 है। अब बोले कि कौन सा D1 D2 D3, D1 D2 या फिर D1 D2 D3 या फिर D1 D2 D3, क्या होगा आप बताइए। तो सिंपली यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितना, एक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब समझिए कि कौन सा लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए D1 D2 D3 में कौन सा बड़ा होगा। तो आप सिंपल समझिए कि यहाँ पे जब हम एटम का बात कर रहे थे, 2 एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट है, ये यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो अट्रैक्शन ज्यादा
रिपल्सन, अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से। क्यों? अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्सन से, तभी तो बॉन्ड का फॉर्म होगा, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन भी बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, और ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, एक दूसरे के करीब आएगा, एक दूसरे के करीब आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर D1, D2, D3 की बात करें तो कौन बड़ा होगा? तो यहाँ पे देखिए D1 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अपने पास ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो कम अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो D1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा D2 से, और D2 किससे बड़ा होगा? D3 से। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों? समझ गए? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बस सिंपल आपको ये याद रखना है। ओके, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे बॉन्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वीक बॉन्ड एंड देन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डेर वाल्स बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, ये वीक बॉन्ड में आता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कोवेलेंट बॉन्ड से, एंड कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कम स्ट्रॉन्ग होगा आयनिक बॉन्ड से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपली ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, ये वीक बॉन्ड में आता है, इतना याद रखिए। ये प्रायोरिटी मत याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा कोवेलेंट से, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट से, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, सिंपली आपको याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड किसी भी पॉइंट पे आपको लगा कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, फिर इससे ज़्यादा आगे का पढ़ाएंगे तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, एंड किसी भी पॉइंट पर आपको लगा कि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।